प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की NCERT की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व के अंतर्गत अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं स्मरणीय तथ्यों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पहले इस अध्याय के हमने 4 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के 4 भाग हैं। पहले भाग में हम इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालेंगे। दूसरे भाग में हम पाठ से संबंधित 1 अंक वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तीसरे भाग में हम 3 अंक और 5 अंक वाले प्रश्नों पर बात करेंगे और सबसे अंत में हम हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को समझने का और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उस समय अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। इन अलग अलग विचारधाराओं में 3 विचारधाराएं प्रमुख थी, जिसमें पहली थी उदारवादी, दूसरी रूढ़िवादी और तीसरी परिवर्तनवादी। इसमें रूढ़िवादी विचारधारा को कंजर्वेटिव कहा गया है। इस विचारधारा के मुख्य विचार इस प्रकार थे। पहला, रूढ़िवादी उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध करते थे। दूसरा, अतीत का सम्मान करते थे। तीसरा, बदलाव की प्रक्रिया को धीमी रखना चाहते थे। आप लोगों को याद होगा कि जो रूढ़िवादी तबका था वह आमूलचूल परिवर्तन का विरोधी था। वह फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव की ज़रूरत को तो स्वीकार करता था, लेकिन उसका यह भी मानना था कि परिवर्तन तो अवश्य हों, परंतु उन परिवर्तनों में अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए, अतीत को पूरी तरह से बदला ना जाए, और बदलाव किया भी जाए तो उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी हो। मतलब ये लोग चाहते थे कि राजा की सत्ता को पूरी तरह से समाप्त ना किया जाए और राजा पर कुछ अंकुश तो लगाए जाए, लेकिन उसको पूरी तरह से नकारा ना जाए, और जो समाज का विशेषाधिकार संपन्न वर्ग है उसके अधिकारों को सीमित किया जाए, लेकिन उस वर्ग को पूरी तरह से समाप्त ना किया जाए। जबकि जो दूसरी विचारधारा थी वह उदारवादी विचारधारा थी। उदारवादी विचारधारा को लिबरल कहा गया। उदारवादी विचारधारा के मुख्य विचार इस प्रकार थे। उदारवादी सभी धर्मों का आदर और सम्मान चाहते थे। दूसरा, अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। तीसरा, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। साथ ही प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। पांचवा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में थे। अर्थात सरल शब्दों में देखा जाए तो उदारवादी लोग सभी धर्मों को एक समान सम्मान देना चाहते थे, किसी एक धर्म को विशेष महत्व देने के खिलाफ थे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में, ऑस्ट्रिया में या स्पेन में कैथोलिक चर्च को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था या ज़्यादा महत्व दिया जाता था। साथ ही ये लोग वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। यह लोग चाहते थे कि राजा का चयन या शासक का चयन निर्वाचन के आधार पर हो, और यह चयन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर न होते हुए संपत्तिधारी लोगों के द्वारा किया जाए, अर्थात संपत्तिधारी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। साथ ही सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। जबकि तीसरी विचारधारा के लोगों को परिवर्तनवादी कहा जाता था। परिवर्तनवादियों को रेडिकल भी कहा जाता था, और इन परिवर्तनवादियों का मुख्य विचार था कि बहुमत आधारित सरकार बने। दूसरा, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। तीसरा, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध हो, लेकिन निजी संपत्ति का ये लोग विरोध नहीं करते थे। चौथा, ये लोग महिला मताधिकार का समर्थन करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि जो तीसरी विचारधारा थी, जिसे रेडिकल कहा जाता था, वह उदारवादियों के विपरीत बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों
को प्राप्त विशेषाधिकार के विरोध में थे और साथ ही महिलाओं को भी मताधिकार दिए जाने के समर्थक थे और निजी संपत्ति के विरोधी न होते हुए निजी संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का दौर था। इसी बीच औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों, जिसमें काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी, साफ सफाई की व्यवस्था आदि ने लोगों को सोचने पर विवश कर दिया और इन अव्यवस्थाओं ने समाजवाद को जन्म दिया। समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण स्थापित हो ताकि साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सके। इन लोगों ने निजी संपत्ति के स्वामित्व को ही सारी अव्यवस्थाओं की और सारी समस्याओं की जड़ माना। समाजवादियों के मुख्य विचार इस प्रकार थे। पहला, निजी संपत्ति का विरोध करते थे। दूसरा, सामूहिक समुदायों की संरचना के पक्षधर थे। और आपको याद हुआ कि इस दिशा में हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना में एक नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया था, जिसमें सामूहिक खेती को सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया गया था। सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने में फ्रांस के लुई ब्लांक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, सामूहिक उद्यमों में ऐसे लोगों के समूह बनाए जाते थे जो मिलकर चीज़ों को बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लिया जाता था। समाजवाद का चौथा प्रमुख विचार सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्थापित करना था। यह विचार कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स को ही समाजवाद का जनक माना जाता है। उनका विश्वास था कि स्वयं को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग तरह के समाज को बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। 1870 के दशक तक आते आते समाजवादी ये विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। हमारे वीडियो में हमने देखा था कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, जहां काम की दशाएं बेहद ही खराब थीं। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। फ्रांस की तरह ही रूस में भी निरंकुश राजाओं का शासन था, लेकिन रूस में राजा को जार कहा जाता था। 1904 में रूस में ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। मजदूर लोग संगठन बनाने लगे और मजदूरों की स्थिति को सुधारने की मांग करने लगे। इसी दौरान पादरी गोपोन के नेतृत्व में मजदूरों के एक जुलूस ने जार के महल के सैनिकों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह घटना ही 1905 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इस घटना के समर्थन में सारे देश में हड़तालें होने लगी। साथ ही विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की। अंततः जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद, जिसे कि यूरोप में ड्यूमा कहा जाता था, के गठन पर सहमत हुआ। लेकिन मात्र 75 दिनों के भीतर ही पहली ड्यूमा और 3 महीने के भीतर दूसरे ड्यूमा को उसने बर्खास्त कर दिया। आपको याद होगा कि जार ने मतदान कानूनों में किस तरह से फेरबदल करके तीसरे ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला ताकि उसकी शक्तियों पर अंकुश न लगे, क्योंकि हमने देखा था कि रूढ़िवादी जो विचारधारा के लोग थे वे राजतंत्र के समर्थक थे। इन्हीं परिस्थितियों में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया, जो कि 1918 तक चला। इस युद्ध में विश्व के विभिन्न देशों ने 2 दलों के रूप में भाग लिया, जिसमें एक दल
जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे, जबकि दूसरे दल में मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही फरवरी 1917 में रूस में क्रांति आरंभ हो गई। आइए हम चार्ट के द्वारा क्रांति के कारण, घटनाएं और प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम 1917 की रूसी क्रांति के कारणों पर बात करते हैं। कारणों में पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खिंचना। इस बिंदु को हम इस तरह समझ सकते हैं कि युद्ध के प्रारंभ में रूस की जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना बंद कर दिया, जिससे जार के प्रति जन समर्थन कम होने लगा। दूसरा बिंदु है रासपुतिन का प्रभाव। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि जार की जो पत्नी थी, जिसे जरीना कहा जाता था, उसके घटिया सलाहकारों में रासपुतिन नामक सन्यासी प्रमुख था। उसने अपनी सलाह से राजशाही को और अधिक अलोकप्रिय बना दिया था। अगला कारण है असंख्य रूसी सैनिकों की मौत होना। इस युद्ध में रूस के बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। साथ ही रूस की सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था, क्योंकि 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। इस घटना ने सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया था। अगला कारण था शरणार्थियों की समस्या। साथ ही इस समय खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि युद्ध के दौरान रूस में कई सारे किसानों को सेना में भर्ती कर युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया था। साथ ही ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए युद्ध के मोर्चों पर भेजा जाने लगा था, जिससे शहर में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई थी। अगला कारण है उद्योगों का बंद होना। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस एक कृषि प्रधान देश था। रूस के पास वैसे भी अपने उद्योग तो बहुत कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी युद्ध के कारण बंद हो चुकी थी, क्योंकि जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान रूस में आता था, उस रास्ते पर अब जर्मनी का कब्जा हो चुका था। फरवरी क्रांति के कारणों के पश्चात आइए अब हम क्रांति की घटनाओं पर नजर डालते हैं। क्रांति की प्रमुख घटनाओं में पहली थी 22 फरवरी 1917 को फैक्ट्रियों में तालाबंदी कर दी गई। 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई, जिसके समर्थन में 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़तालें आरंभ कर दी। इन हड़ताली मजदूरों ने सरकारी इमारतों का घेराव किया। राजा ने स्थिति को काबू में करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। राजा के सिपाही भी अब मजदूरों के साथ आ मिले और इन दोनों ने मिलकर अपने संगठन बना लिए, जिसे कि सोवियत कहा गया। रूस के जार को अपने सैनिक कमांडर की सलाह पर 2 मार्च को गद्दी छोड़ना पड़ी और इस तरह से इस क्रांति का परिणाम यह निकला कि रूस में जारशाही का अंत हो गया और रूस में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव कराया गया। इसी बीच अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए और उन्होंने अपनी 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के द्वारा सामने रखा। अप्रैल थीसिस में उन्होंने मांग रखी कि युद्ध को तुरंत समाप्त कर दिया जाए, सारी ज़मीनें किसानों को बांट दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ने लगा और अंततः 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह आरंभ हो गया और शाम होते होते पूरा पेट्रोग्राद शहर बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया। इस तरह हम देखते हैं कि अक्टूबर 1917 की क्रांति पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आइए अब हम उन पर एक नज़र डालते हैं। अक्टूबर क्रांति के पश्चात निजी संपत्तियों को समाप्त कर दिया गया। रूस में जितने भी बैंक और उद्योग थे उन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब अब जितने भी उद्योग और संपत्ति थे वो सब राष्ट्र की संपत्ति मान ली गई। उन पर से निजी व्यक्तियों का स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और अभिजात्य वर्ग की जो पुरानी पदवियां उपाधियां थी उन पर रोक लगा दी गई। साथ ही रूस अब
एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया और वह एक दल था बोल्शेविक दल या बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविकों के द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सेंसरशिप को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही बोल्शेविकों के द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों ने गृह युद्ध को आरंभ कर दिया। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण के आदेश जारी करे थे और जिसके कारण बहुत सारे सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर अपने घरों को लौटना चाहते थे, क्योंकि रूस की सेना में बहुत सारे किसान थे और वह चाहते थे कि उन्हें भी भूमि प्राप्त हो। जबकि रूसी समाज में सामाजिक क्रांतिकारी जिन्हें ग्रीन्स कहा जाता था और जार समर्थक जिन्हें वाइट्स कहा जाता था, उन दोनों ने मिलकर बोल्शेविकों के विरुद्ध गृह युद्ध आरंभ कर दिया। यहाँ पर बोल्शेविकों को रेड्स कहा जाता था। बोल्शेविकों के विरोधी ग्रीन्स और वाइट्स को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन का भी समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये सभी देश समाजवाद के विरोधी थे और समाजवादियों से सशंकित थे। इन्हें भय था कि समाजवाद का दुष्प्रभाव इनके राज्यों पर भी पड़ सकता है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने के पश्चात अब हम एक अंक वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। एक अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, कार्ल मार्क्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और जार। आपको याद होगा कि समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, तो सही उत्तर रहा इस प्रश्न का कार्ल मार्क्स। हमारा दूसरा प्रश्न है, रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया? विकल्प ए ओवेन दिया हुआ है, बी लेनिन, सी ट्रॉट्स्की और डी रूसो। जबकि हमने देखा था कि व्लादिमीर लेनिन जो थे उन्होंने रूस में नई आर्थिक नीति को आरंभ किया था, तो इसका सही उत्तर रहा लेनिन। तीसरा प्रश्न है, खूनी रविवार का संबंध किस क्रांति से है? विकल्प ए 1905 की क्रांति, बी फरवरी 1917 की क्रांति, सी अक्टूबर 1917 की क्रांति और डी इनमें से कोई नहीं। हमने देखा था कि 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार से मानी जाती है, तो इसका सही विकल्प है 1905 की क्रांति। आपको याद होगा कि 1905 में रविवार के दिन पादरी गोपेन के नेतृत्व में कुछ मजदूर जार के महल के सामने जुलूस के रूप में पहुंचे, जिन पर पुलिस ने हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे। इस घटना को ही खूनी रविवार कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? विकल्प ए है बुर्बो, बी लुई, सी जार और डी बोल्शेविक। तो विकल्प ए बुर्बो तो नहीं हो सकता, क्योंकि बुर्बो तो फ्रांस के शासक थे। लुई भी नहीं है, लुई नाम होता है और बोल्शेविक पार्टी का नाम है। इसका सही उत्तर है सी जार। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ? विकल्प ए पेट्रोग्राद, बी पेरिस और सी लंदन। तो इसका सही उत्तर है पेट्रोग्राद, क्योंकि हमने देखा था कि 1917 की रूसी क्रांति के द्वारा पेट्रोग्राद का नाम, जो कि पहले सेंट पीटर्सबर्ग था, बदल दिया गया और पेट्रोग्राद रख दिया गया और यहाँ पर मजदूरों ने सरकारी भवनों और इमारतों पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, रूसी इतिहास के रिक्त स्थान तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 22 फरवरी को, क्योंकि उस समय रूस में 1918 तक जूलियन कैलेंडर का प्रचलन था और बाद में रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब यह हुआ 22 फरवरी के दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 मार्च का दिन आएगा और वर्तमान समय में 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रूस की संसद का नाम रिक्त स्थान है। तो रूस की संसद का नाम यहाँ पर आएगा ड्यूमा, क्योंकि रूस में जो प्रतिनिधि संस्था थी उसे ड्यूमा कहा जाता था। जिस तरह से हमारे देश में जो हमारी प्रतिनिधि संस्था है जिसे कि संसद कहा जाता है, वहाँ पर ड्यूमा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने रिक्त स्थान को त्यागपत्र दिया। महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने देखा कि रूस के जार ने अपने सेनापति के कहने पर 2 मार्च 1917 को त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है,
रूस में सामूहिक खेतों को रिक्त स्थान कहा जाता था? तो यहाँ पर उत्तर आएगा, रूस में कोल खोज को सामूहिक खेत कहा जाता था। अगला प्रश्न, रूस में संपन्न किसानों को रिक्त स्थान कहा जाता था। रूस में स्थानीय भाषा में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है कुलक। अगला प्रश्न है 11वां, मोनशेविक के नेता कौन थे? तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि मोनशेविक क्या था। रूस में बोल्शेविकों के समानांतर एक जो दूसरा दल बना था उसका नाम मोनशेविक था और मोनशेविकों का नेता केरेंस्की था। यहाँ पर उत्तर आएगा केरेंस्की। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने दी थी? हमने अभी देखा था कि अप्रैल थीसिस व्लादिमीर लेनिन ने दी थी। सही उत्तर है लेनिन। अगला प्रश्न है, सामूहिकीकरण का कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो यहाँ पर मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहूँगी कि लेनिन के पश्चात बोल्शेविक पार्टी की कमान स्टालिन ने संभाली और स्टालिन ने रूस में सामूहिकीकरण का कार्यक्रम आरंभ किया था। सही उत्तर है स्टालिन। अगला प्रश्न है, रूस में राजशाही का अंत किस क्रांति से हुआ? तो सही उत्तर है इसका 1917 की फरवरी क्रांति से रूस में जारशाही का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, रूसी गृह युद्ध में बोल्शेविकों के समर्थक को किस नाम से पुकारते थे? हमने अभी देखा था कि रूस के गृह युद्ध में बोल्शेविकों के समर्थकों को रेड्स कहा जाता था, जबकि जार समर्थकों को व्हाइट्स और सामाजिक क्रांतिकारियों को ग्रीन्स कहा जाता था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, बोल्शेविकों के समर्थकों को किस नाम से पुकारते थे? गृह युद्ध में बोल्शेविकों के समर्थकों को रेड्स के नाम से पुकारा जाता था। आइए अब हम 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लेनिन की अप्रैल थीसिस की मुख्य मांगें क्या थी? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। हमने देखा था कि फरवरी क्रांति के पश्चात बोल्शेविक नेता जो कि निर्वासित कर दिए गए थे, अप्रैल 1917 में रूस लौट आए थे और उन्होंने आते ही अपनी कुछ मांगों को रखा था और इन्हीं मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। हमें यहाँ पर उन्हीं मांगों का उल्लेख करना है। लेनिन की अप्रैल थीसिस की मुख्य मांगें इस प्रकार थी। पहला, युद्ध समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, ज़मीन किसानों को दे दी जाए। और तीसरा, रूस में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। हमने जब रूसी क्रांति का अध्ययन किया था तो यह बात निकलकर सामने आई थी कि रूस में श्रमिकों और मजदूरों ने क्रांति का बिगुल बजाया था और इस क्रांति ने रूस में जार की सत्ता को पलट दिया था और जो नई सरकार बनी थी वह साम्यवादी सरकार थी। तो इसका पूरे विश्व पर जो प्रभाव पड़ा है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है, रूस में किसानों व श्रमिकों की सरकार स्थापित होने के कारण विश्व के अन्य देशों में कृषकों का सम्मान बढ़ा। दूसरा, 1917 की क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कुछ समय बाद अनेक देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनाई गई। तीसरा बिंदु, रूसी क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में संघर्ष छिड़ गया। अगला बिंदु, अन्य देशों की सरकारें भी सोचने लगी कि लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रदान करना उनका दायित्व है। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना का वर्णन करें। इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, रूस में जार का शासन अत्याचारपूर्ण था। जनवरी 1905 में एक रविवार को लोगों का जार से मिलना और उसे याचिका देने का प्रयत्न किया गया। मिलने के स्थान पर जार ने मजदूरों पर हमला किया। हमले में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में श्रमिकों की क्या स्थिति थी? इसका उत्तर है, 1917 की रूसी क्रांति से पहले रूस में सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का दौर जारी था। औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। औद्योगिकीकरण ने महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को कारखाने में खड़ा कर दिया था। काम के घंटे ज़्यादा और मजदूरी बहुत कम होती थी।
वस्तुओं की मांग में गिरावट आने से बेरोजगारी का बढ़ जाना भी एक समस्या थी। अगला प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति में हुई अक्टूबर क्रांति का वर्णन करें। हमने देखा था कि जब रूस में 1917 की क्रांति हुई तो वह 2 भागों में हुई, एक बार फरवरी में हुई और एक बार अक्टूबर में हुई। यहाँ पर हमसे अक्टूबर क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो आपको याद होगा कि फरवरी की क्रांति के पश्चात रूस में चुनाव हुए और इस चुनाव में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। इस सरकार का नेतृत्व केरेंस्की कर रहा था। उसके समय में महंगाई और बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी के कारण वापस से क्रांति शुरू हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। पहला बिंदु लिखेंगे, यह क्रांति का दूसरा दौर था। दूसरा, फरवरी क्रांति के बाद रूस की सत्ता केरेंस्की ने संभाल ली थी। तीसरा, वह जनता की आवश्यकताएं पूरी न कर सका, मजदूरों को अधिकार व किसानों को भूमि न दिला सका। अगला बिंदु, अस्थायी सरकार को भंग कर दिया गया, केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया और शासन लेनिन के हाथ में आ गया। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, जागीरों को छीनकर किसानों में भूमि का बंटवारा कर दिया गया। दूसरा, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। किसान विकास के लिए आर्थिक नियोजन को लागू किया गया। साम्राज्यवाद का अंत कर दिया गया तथा अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया गया। अगला प्रश्न है, उदारवादियों और परिवर्तनवादियों में क्या अंतर था? स्पष्ट करें। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात विश्व में 3 तरह की विचारधाराएं प्रचलित हो गई थी। इन विचारधाराओं को मानने वाले कुछ उदारवादी लोग थे, कुछ रूढ़िवादी लोग थे और कुछ तुरंत परिवर्तन चाहते थे, जिन्हें कि परिवर्तनवादी या रेडिकल कहा गया था। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है उदारवादी और परिवर्तनवादियों में अंतर। यहाँ पर हम एक टेबल के माध्यम से तुलना करते हुए इन दोनों के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ उदारवादी और एक तरफ परिवर्तनवादी की टेबल बनानी है। उदारवादी की तरफ हमको लिखना है कि उदारवादी जो लोग थे वह सभी धर्मों का आदर करते थे, जबकि परिवर्तनवादी बहुमत आधारित सरकार के पक्ष में थे। दूसरा अंतर, उदारवादी अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे और परिवर्तनवादी की तरफ दूसरा बिंदु है कि परिवर्तनवादी विशेषाधिकारों का विरोध करते थे। उदारवादी की तरफ तीसरा बिंदु है, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, जबकि परिवर्तनवादी संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। संपत्ति के संकेंद्रण का अर्थ है कि परिवर्तनवादी चाहते थे कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में संपत्ति का सारा संकेंद्रण या सारी संपत्ति किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में न होते हुए संपत्ति को समाज में बांट दिया जाए। अगला अंतर है चौथा, उदारवादी प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, जबकि परिवर्तनवादी महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। अगला प्रश्न है, आरंभिक समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। इसका उत्तर इस प्रकार है। आरंभिक समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते थे। दूसरा, सामूहिक समुदायों की स्थापना पर बल देते थे। तीसरा, सामूहिक उद्यमों की स्थापना में सरकार की भूमिका पर बल देते थे। चौथा, सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व स्थापित करना चाहते थे। आइए अब हम हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पाठ्यपुस्तक में अभ्यास हेतु हमारा पहला प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? रूस की क्रांति का अध्ययन करने पर हमने देखा था कि रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति दयनीय थी। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो रूस में मजदूरों और किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि रूस के समाज में किसानों की संख्या ज़्यादा थी।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो हमने देखा था कि रूस उस समय सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश था और वहाँ पर अन्य यूरोप के देशों की तुलना में उद्योगों का विकास बहुत ही कम हुआ था। आगे चलकर जब रूस में रेलवे लाइन बिछाई गई तो उसके चलते कुछ उद्योग धंधों का विकास हुआ। उद्योग धंधे खुल जाने के पश्चात मजदूरों की समस्या उत्पन्न हो गई। मजदूरों को फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करना पड़ता था और उन्हें वेतन भी कम दिया जाता था। इन समस्याओं को लेकर मजदूरों ने वहाँ पर हड़तालें आरंभ कर दी। राजनीतिक स्थिति की जहाँ तक बात है तो हमने देखा था कि रूस में निरंकुश जार का शासन था। रूस में मजदूरों और किसानों ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी और इन पार्टियों पर समाजवाद का गहरा प्रभाव था और आगे चलकर इन्हीं समाजवादी पार्टियों ने मिलकर जार की सत्ता को समाप्त कर दिया। इन सारे तथ्यों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आधुनिक विश्व के इतिहास में रूस की 1905 की क्रांति ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस क्रांति के लिए कई हालात जिम्मेदार थे। इसके पीछे रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात इस प्रकार थे। पहला, सामाजिक हालात। रूसी समाज में सबसे ज़्यादा संख्या किसान की थी। वे धार्मिक स्वभाव के होते थे और नवाबों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। मजदूरों में अनेक स्तर पर वरीयता होती थी। कामगार महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। 1902 के दौरान कई किसानों ने जमींदारों की हत्या तक कर दी थी। आर्थिक हालात को हम इस तरह से लिख सकते हैं। रूस में समूचे यूरोप की तुलना में सबसे कम उद्योग थे। परिणाम स्वरूप व्यापार कम होता था। 1890 के दशक में रेल नेटवर्क का प्रसार हुआ, जिसके चलते थोड़े और उद्योग पनपे तथा देशी निवेश बढ़ने लगा। कोयला और स्टील के उत्पादन में वृद्धि हुई। काम के घंटों और उचित वेतन की देखरेख में कड़ी निगरानी के बाद भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियमों का उल्लंघन रोकने में सक्षम नहीं थे। मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिए जाने पर हड़तालें आम बात हो गई थीं। 1904 में तो वेतन कम कर दिया गया था, जिससे हालात और अधिक खराब हो गए। राजनीतिक हालात को हम इस तरह से लिखेंगे। रूस में जारशाही थी। उस समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था। वहाँ राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं। हालांकि 1898 में कार्ल मार्क्स के समर्थन में समाजवादियों ने रशियन सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया, पर उसे गैरकानूनी पार्टी की तरह काम करना पड़ा। रूस के ग्रामीण हिस्सों में किसान समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। 1900 में उन्होंने समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी गठित कर ली थी तथा सामंतों से ज़मीन वापस छीन ली थी। इस प्रकार यह स्थिति 1905 की क्रांति के कारण बने, जिसने आगे चलकर रूस को समाजवादी विचारधारा का सबसे अग्रणी देश बना दिया। अगला प्रश्न है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। वर्ष 1917 में रूस में 2 क्रांति हुई। आप जानते हैं, एक फरवरी क्रांति और दूसरी अक्टूबर क्रांति। इनके कारणों में वहाँ की समाज की वह परिस्थितियाँ थी जिन्होंने लोगों को क्रांति के लिए विवश किया। रूस का समाज यूरोप से काफ़ी अलग था। वहाँ की आबादी में 85% किसान थे तथा बाकी बचे मजदूर और कारीगर थे। किसान धार्मिक होते थे तथा सामंतों में विश्वास नहीं करते थे। जहाँ एक और फ्रांस में किसान अपने नवाबों को बचाने के लिए लड़ाई तक कर लेते थे, वहीं रूस में तो किसानों ने अनेक जमींदारों की हत्या कर दी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों से हटकर समय समय पर अपनी ज़मीन को अपने कम्यून अर्थात मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। मजदूरों में दक्षता तथा योग्यता के स्तर पर विभाजन था। धातुकर्मी सबसे ऊंचे माने जाते थे। महिलाएं कम थीं तथा कम वेतन पाती थीं। कुछ मजदूरों ने आर्थिक संकट में मदद के लिए संगठन बनाए थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही रूस अपने काफ़ी सैनिक खो चुका था। सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। 1914 से
1916 के बीच जर्मनी व ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को हार देखनी पड़ी थी। युद्ध से तंग आकर सिपाही भी अब लड़ना नहीं चाहते थे। जर्मनी ने जब बाल्टिक समुद्र पर कब्जा कर लिया तब रूस में बाहर से आने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगीं और उद्योग भी खत्म होने लगे। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे। इस प्रकार सरकार तथा जार की घटती लोकप्रियता, भूखमरी, दंगों व बेरोजगारी ने रूस के कामकाजी समाज को हर स्तर पर यूरोप के अन्य देशों से कमतर बना दिया था। अगला प्रश्न है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? हमने जब रूसी क्रांति को समझा था तो हमने देखा था कि रूस में 1905 की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वहाँ पर जो फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917 की जो क्रांति हुई उसके बाद रूस में जार के शासन को समाप्त कर दिया था। तो उन्हीं सभी बिंदुओं को हमको इस आंसर में लिखना है। आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे। रूस में निरंकुश राजशाही थी। रूस का जार किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। 1905 से ही जार की नीतियों के प्रति विरोध के स्वर प्रबल होने आरंभ हो चुके थे। 1917 में अंततः जारशाही को समाप्त कर दिया गया। इस अंत के निम्नलिखित कारण थे। पहला, 1905 की क्रांति। भले ही इस क्रांति ने जारशाही का अंत ना किया हो, पर इसके अंत की शुरुआत का बिगुल बजा दिया था। क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संस्था, जिसे कि रूस में ड्यूमा कहा जाता था, का गठन किया, पर जल्द ही जार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। उसने अगली ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं की अधिकता रखी। जाहिर है कि जार अपने ऊपर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। दूसरा बिंदु, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जारशाही की गलत नीतियों ने रूस को आर्थिक व सामाजिक पतन की तरफ धकेल दिया था। सैनिकों में सरकार के खिलाफ भावनाएं घर कर गई थीं। सैनिक अब किसानों और मजदूरों के साथ हो गए थे, जिससे जार की सत्ता ढह गई। अगला कारण है फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति के अंत तक जार ने सैनिक कमांडरों के द्वारा की गई गद्दी छोड़ने की बात को मान लिया था। अगला बिंदु है वैचारिक लड़ाई। रूस में किसान समाजवादी विचारधारा के काफ़ी करीब थे। उदारवादियों ने भी रूस में निरंकुशता खत्म करने की पहल की, जिसमें उन्हें राष्ट्रवादियों और जदीदियों का भी समर्थन मिला। उपरोक्त कारणों के परिणाम स्वरूप रूस में जारशाही का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। यहाँ हम पहले घटनाओं को लेकर एक तुलनात्मक टेबल बनाएंगे, जिसमें एक तरफ फरवरी क्रांति और दूसरी तरफ अक्टूबर क्रांति लिखेंगे। अब दोनों की घटनाओं को एक एक कर हम देखते हैं। फरवरी क्रांति की पहली घटना थी, जहां मजदूर रहते थे वहां खाद्य पदार्थों की बेहद कमी हो गई थी। दूसरी घटना, फैक्ट्री में तालाबंदी और हड़तालें हुई। तीसरी, ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। चौथी घटना, रोटी, पैसा, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। अगली घटना, सैनिकों ने अपने अफसरों पर ही गोली चला दी। अगली घटना, जार ने गद्दी छोड़ दी और लेनिन ने अप्रैल थीसिस बताई, जिसमें बोल्शेविकों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, किसानों को जमीन वापसी व युद्ध समाप्ति का आह्वान किया गया। जबकि अक्टूबर क्रांति की घटनाओं में पहली घटना थी कि अंतरिम सरकार व बोल्शेविकों में मनमुटाव बढ़ने लगा। दूसरा बिंदु, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री केरेंस्की ने सैनिकों की मदद से बोल्शेविकों के अखबारों के दफ्तरों पर छापे डाले। तीसरी घटना, बोल्शेविकों ने भी पलटवार कर सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर क्रांति की चौथी घटना, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अब हम दोनों क्रांतियों के प्रभावों
पर नज़र डालते हैं। पहले हम फरवरी क्रांति के प्रभाव को देखते हैं। फरवरी क्रांति का पहला प्रभाव है, फैक्ट्रियों में हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। दूसरा प्रभाव, जारशाही का अंत हो गया, जिससे अंतरिम सरकार का गठन हुआ और यह तय किया गया कि भविष्य के सभी फैसले मताधिकार से चुनी हुई संविधान सभा ही करेगी। तीसरा प्रभाव, कुछ समय बाद अंतरिम सरकार में विश्वास कम हो गया, जिससे बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ा और सरकार ने उनका दमन किया। अक्टूबर क्रांति का पहला प्रभाव इस प्रकार है, बोल्शेविक रूस में पूर्ण रूप से समाजवाद स्थापित करना चाहते थे। दूसरा, हालांकि क्रांति के ठीक बाद के चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला, पर आने वाले वर्षों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। तीसरा प्रभाव, अब रूस एक दलीय राजनीति व्यवस्था वाला देश बन गया। चौथा प्रभाव, परंतु हर सरकार की तरह बोल्शेविक पार्टी भी समय रहते तानाशाही रवैया अपनाने लगी। सेंसरशिप से लोग नाराज हो गए। आगे जाकर गृह युद्ध की स्थितियां बनने लगी। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए? हमने देखा था कि बोल्शेविकों ने बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और जमींदारों के बड़े बड़े मकानों को जरूरतमंद लोगों में बांट दिया था। तो इन बिंदुओं को हम इस तरह से लिखेंगे। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, सर्वप्रथम पार्टी का नाम बोल्शेविक से बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। दूसरा, अप्रैल थीसिस को लागू करना आरंभ किया, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किसानों ने सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। तीसरा परिवर्तन, बड़े बड़े मकानों को छोटे छोटे भागों में बांटा गया ताकि ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह मिले। चौथा परिवर्तन, अभिजात वर्ग जिन पदवियों का प्रयोग करते थे उन पर रोक लगा दी गई। पांचवा, परिवर्तन पूर्ण रूप से दिखाई दे इसलिए सेना की वर्दी भी बदल दी गई। छठा, अब रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। सातवां परिवर्तन, सेंसरशिप लगाकर किया, जिससे लेखकों तथा कलाकारों को गुप्तचर पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अक्टूबर 1917 के बाद बोल्शेविक पार्टी ने अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिवर्तन किए। पाठ्यपुस्तक का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए, जिसमें पहला कुलक, दूसरा ड्यूमा, तीसरा 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार, चौथा उदारवादी और पांचवा स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम कुलक पर बात करते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि हमने जब रूसी क्रांति को देखा था तो उसमें हमने देखा था कि कुलक रूस में किसानों को कहा जाता था, तो उनके बारे में ही हमको यहाँ पर संक्षिप्त में बताना है। हम इस तरह से इसको बताएंगे। कुलक रूस के संपन्न किसान थे। स्टालिन के समय कुलकों के ठिकानों पर छापे मारकर अनाज जब्त कर लिया जाता था। आधुनिक खेती के विकास के लिए बड़ी जमीनों को छीनना और सरकारी विशालकाय खेत बनाने के साथ साथ कुलकों का सफाया करना भी आवश्यक माना गया। अगला है ड्यूमा। जिस तरह से भारत में जो प्रतिनिधि संस्था है उसे संसद कहा जाता है, उसी तरह से रूस में निर्वाचित संसद को ड्यूमा कहा जाता था। तो इसको हम इस तरह से बताएंगे। ड्यूमा रूस की निर्वाचित संसद थी, लगभग 1906 में अस्तित्व में आई थी। जार का अंकुश लगाने हेतु स्थापित की गई थी और इसे कई बार बर्खास्त किया जा चुका था। जार उदारवादी तथा क्रांतिकारी नेताओं को बाहर रखकर ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को स्थान देता था। अगला है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। अब हमको 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की स्थिति के बारे में बताना है। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं। महिलाएं भी पुरुषों की तरह कारखानों में काम करती थीं
लेकिन उन्हें कम वेतन मिलता था। फरवरी 1917 की क्रांति में उनके योगदान को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 के दशक में महिलाओं और बच्चों के लिए बालवाड़ियाँ खोली गईं। अगला, उदारवादी। हम जानते हैं कि उदारवादी एक विचारधारा थी। उसके बारे में हम इस तरह से लिखेंगे, वह लोग जो उदारवाद नामक विचारधारा को मानते थे। उदारवादी सभी के लिए बराबर सम्मान चाहते थे। वह लोगों के अधिकारों के पक्षधर थे, परंतु यह लोकतंत्रवादी नहीं थे। वह संपत्तिधारियों को ही मताधिकार देने के पक्ष में थे। अगला बिंदु है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। हम लोग जानते हैं कि स्टालिन लेनिन के बाद सत्ता में आए और उन्होंने आते ही अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सामूहिकीकरण का कार्यक्रम आरंभ किया और सामूहिक खेती को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, स्टालिन ने लेनिन के बाद जब सत्ता संभाली तब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम अपनाया। उन्होंने व्यापारियों तथा कुलकों से अनाज जब्त किया ताकि अनाज की कीमतें कम हो। अनाज की कमी दूर करने के लिए 1929 में सभी किसानों को सामूहिक खेतों, जिन्हें कि रूस में कोलखोज कहा जाता था, पर काम करने का आदेश दिया। इस पर काम करने के पश्चात होने वाले मुनाफे को किसान आपस में बांटते थे। कुछ किसानों को सरकार ने बिना किसी सहायता के स्वतंत्र किसानी करने की अनुमति दे दी थी। सामूहिकीकरण के बाद भी अकाल पड़ा। विरोधियों पर स्टालिन ने समाजवाद के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया। इस तरह पाठ्य पुस्तक के भी हमारे सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।